प्यारे बच्चों, आज हम पंचम सेमेस्टर बीए फाइनल के प्रथम प्रश्न पत्र आदिकालीन काव्य पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आज हमारे व्याख्यान का विषय है आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। आज हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे और कल हम आपको पढ़ाएंगे चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो। साहित्य मानव जीवन की मानव समाज के विविध भावों और विचारों का एक गुलदस्ता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1550 से संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माना गया है। कुछ अन्य विद्वानों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका समय 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक स्वीकार किया है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियां थी। इस काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार की थी। भारत में अलग छोटे छोटे राजा छोटी छोटी लड़ाई लड़ते थे और अपने साम्राज्य का विस्तारवाद करने की नीति उनकी थी। ऐसे समय में आदिकाल का प्रादुर्भाव हुआ। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां थी उनसे यह जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थी उनसे पूरी तरह से प्रभावित था। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसमें था ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता, प्राथमिक प्रामाणिकता में संदेह, विविध छंदों का प्रयोग, कल्पना की प्रचुरता, संकुचित राष्ट्रीयता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता और अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आदिकाल में जितने ग्रंथों की रचना की गई उनमें ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं हो पाई। ऐतिहासिकता का इनमें संपूर्ण अभाव है। रासो ग्रंथों में जो युद्ध वर्णन किए गए वो सजीव तो प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पर आप विद्वानों ने संदेह उठाया है। आदिकाल का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो द्वारा रचित महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, जिसमें महाकवि चंद्रवरदाई ने महाराजा पृथ्वीराज के युद्ध का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। युद्ध के प्रसंगों में कवि की कल्पना और क्रियाकलापों का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इस पर टिप्पणी करते हुए हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे और उनका कार्य था हर प्रसंग में आश्रयदाता को युद्ध के लिए तैयार करना। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त महाकाव्य माना गया है। आदिकाल की अधिकांश रचना रासो काव्यों पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल में राजाओं की युद्ध वर्णन और उनके श्रृंगार और प्रेम की कहानी को काव्य के रूप में कल्पना के द्वारा समावेशित करके साहित्य का सृजन किया गया। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, लेकिन इनमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो में अनेक ऐसे मर्मस्पर्शी स्थल हैं जहाँ पे वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। और इस महाकाव्य में चंद्रवरदाई ने नखशिख वर्णन, सौंदर्य वर्णन के साथ साथ वयसंधि और षटऋतु का वर्णन भी प्रस्तुत किया है। आदिकाल में जो आश्रयदाता थे रासे ग्रंथों के, उनके रचयिता को चारण कहा जाता था और वो अपने आश्रयदाता यानी जिस राजा के संरक्षण में रहते थे उसकी प्रशंसा करना,
उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य रहता था। दरबार, और चूंकि ये दरबारी कवि रहते थे, तो इन दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं के शौर्य, पराक्रम, यश और वैभव की कल्पना का अतिशयोक्ति वर्णन किया। जो सहज और स्वाभाविक विषय सामग्री थी उससे अलग हट करके उन्होंने अपनी कल्पना का जो समावेश था उसमें अतिशयोक्ति का बहुत बड़ा सहारा लेते हुए काव्य का सृजन किया। तीसरी बात, आदिकाल में रासो ग्रंथों में छंदों को विविध रूपों में प्रस्तुत किया गया। यानी कि छंदों की यह विविधता जो थी यह हिंदी की न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है और न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पधरी, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया। इतने आदिकाल के इस महाकाव्य में इतने विविध छंदों के प्रयोग के कारण यह एक बहुत सुंदर और सशक्त महाकाव्य है। और हिंदी साहित्य में आदिकाल का यह महाकाव्यत्व की कसौटी पर पूरी तरह से सटीक प्रामाणिक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। आदिकालीन रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत भिन्न है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। और आदिकालीन काव्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग बहुत त्वरित गति से किया गया है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में प्रमुख है। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आदिकालीन कवियों ने साहित्य को प्रभावी और हृदयग्राही बनाने के लिए अनेक प्रकार के अलंकारों का सहज और सरल रूप से अपने काव्य में उसका प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। आदिकाल एक हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल था जिसमें देश में हिंदी में जनता की मानसिक और भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति एक वर्ग की रक्षा कर रहा था और देश अनेक भागों में बटा हुआ था। देश में बड़ी विसंख्यता का दौर था और आदिकालीन कवियों की जो मानसिकता थी वह कि साहित्य के लिए बड़ी अच्छी नहीं थी। फिर भी ऐसे विसंख्यता के दौर में आदिकाल में बहुत सी रासो काव्यों की रचना हुई और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ आदिकाल के कवियों ने प्रदान किया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां युगीन परिस्थितियों की देन है। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने आप में बेजोड़ है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से रासो साहित्य अनुपम कहा जाता है और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि आदिकाल हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल था। धन्यवाद।